हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे स्टैटिक जीके में रामसर साइट्स इन इंडिया। भारत में जो रामसर साइट हैं वो क्या होती हैं, ये पूरा कंसेप्ट क्या है, वेटलैंड्स क्या होते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले आपको ये समझना जरूरी है कि ये जो शब्द है वेटलैंड, इसका मतलब क्या होता है। ये आपने बहुत बार वर्ड सुना होगा। कई बार इसको हम नम भूमि बोलते हैं हिंदी में, या हम इसको आर्द्र भूमि बोलते हैं। आर्द्र भूमि, नम भूमि, गीले इलाके। क्या होता है वेटलैंड? देखो, वेटलैंड जो होता है वो आप फोटो में देख सकते हैं। ये एक गीला इलाका होता है जहां पे पानी भरा हुआ होता है, जैसे कि झील। राइट। अब वेटलैंड जो होते हैं ये गीले इलाके होते हैं। ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे पक्षी, बहुत सारे जानवर रहते हैं, हमारे वातावरण के लिए बहुत जरूरी होते हैं। और वेटलैंड दो तरह के होते हैं, एक तो होता है स्वैम्प और एक होता है मार्श। वैसे हिंदी में दोनों का मतलब ही होता है दलदली। दलदली या कीचड़ भरा इलाका। ठीक है, थोड़ा सा कीचड़ जहां पे होता है, थोड़ा सा दलदली इलाका जो होता है। हिंदी में दोनों का मतलब सेम होता है, लेकिन इन दोनों में फर्क होता है। फर्क यह है कि जो स्वैम्प होता है, जिसे हम स्वैम्पी एरिया बोलते हैं या स्वैम्प बोलते हैं, यहां पे पेड़ होते हैं ज्यादा। ये वो गीले इलाके होते हैं जहां पे पेड़ ज्यादा होते हैं। और जो मार्श होता है ये वो इलाका होता है जहां पे छोटे छोटे पौधे या घास होती है। बस ये फर्क होता है। दोनों ही वेटलैंड है। वेटलैंड के दो प्रकार हैं ये, एक तो होता है स्वैम्प और एक होता है मार्श। मार्श वाला इलाका जो होता है वहां पे घास ज्यादा होती है, ग्रास, और या बहुत छोटे छोटे पौधे होते हैं। लेकिन जो स्वैम्प होता है वहां पे पेड़ ज्यादा होते हैं। क्लियर? यहां तक क्लियर है? अब देखिए, दुनिया के जो कंट्रीज हैं, जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं, ये सबसे पहली बार एक ईरान का शहर है रामसर। तो कंट्री है ईरान, शहर का नाम है रामसर। वहां पे ये कंट्रीज मिले 1971 में। और उन्होंने ये डिसाइड किया कि हर कंट्री को ये इलाके जो हैं उन्हें बचाना चाहिए, वेटलैंड्स को, वेटलैंड्स का कंजर्वेशन करना चाहिए। और इन्होंने मिलकर साइन किया, जिसको बोलते हैं रामसर कन्वेंशन। इसको रामसर कन्वेंशन क्यों बोलते हैं? रामसर कन्वेंशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि रामसर नाम की जगह पे साइन हुआ था ये। और वैसे इसको कहा जाता है कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। अब हर कंट्री में कुछ ना कुछ ऐसे इलाके जरूर होते हैं जो जो वेटलैंड होते हैं। हजारों लाखों वेटलैंड्स हैं इंडिया में भी। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो उनको अगर रामसर साइट के वो अंडर आ जाते हैं तो इसका मतलब वो उनको इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का वेटलैंड डिक्लेयर कर दिया जाता है। राइट। जैसे आपके घर के पीछे कोई तालाब होगा तो वो भी वेटलैंड है, बिल्कुल वेटलैंड है वो। लेकिन क्या वो अंतर्राष्ट्रीय इंपॉर्टेंस का है? ये मायने रखता है। क्या वो उतना जरूरी है भारत के लिए कि उसको हम अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वेटलैंड डिक्लेयर कर दें? ये डिसाइड करेगा रामसर ट्रीटी। तो ये हर साल इनकी बैठक होती है। वहां पे हर कंट्री अपने कुछ नॉमिनेशन भेजता है, ठीक उसी तरह जिस तरह हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट के नॉमिनेशन भेजते हैं। और फिर वो डिसाइड करते हैं बहुत सारे क्राइटेरिया पे कि क्या हमें इनको वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर करना है या नहीं। अगर एक बार कोई भी झील या तालाब या कोई भी वेटलैंड, कोई भी नम भूमि अगर एक बार अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वेटलैंड डिक्लेयर हो जाती है, तब हम उसे बोलना शुरू कर देते हैं रामसर साइट। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बार ये रामसर में कंट्रीज मिले थे जहां पे रामसर कन्वेंशन साइन हुआ था। तो रामसर कन्वेंशन ही दूसरा नाम है कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। अब आगे हमारे जो ये जो इलाके हैं वेटलैंड, नम भूमि, ये खतरे में क्यों है आजकल? इसके बहुत सारे कारण हैं, आप जानते हैं। सबसे बड़ा तो है पॉल्यूशन, प्रदूषण की वजह से। फिर बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण झीलों के ऊपर दबाव पड़ रहा है। एनक्रोचमेंट यानी कि अतिक्रमण। लोग क्या करते हैं, वहां पे मिट्टी डलवा के और घर बना लेते हैं। ये भी बहुत होता है। कोई तालाब है, मान लो, वहां पे मिट्टी डलवाई, जब वो सूख जाता है और उसको जमीन दबोच लिया, उस जमीन को दबोच लिया, अब वहां पे जो पहले पक्षी आते थे वो भी नहीं आएंगे। हमारी इकोलॉजी धीरे धीरे खत्म हो रही है इसीलिए। तो ये जो वेटलैंड्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये कई बार पानी का स्रोत भी होते हैं और हमारी प्रकृति का जो संतुलन है वो ये मेंटेन रखते हैं। एक बार जब एक साइट रामसर डिक्लेयर हो जाती है कि ये रामसर साइट है, इसका मतलब वो वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है। अब अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वो साइट बन गई है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वो वेटलैंड बन गया है। वेटलैंड हमें इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? एक तो हमें इनसे पानी मिलता है, दूसरा ये फ्लड्स को रोकते हैं। फ्लड्स को कैसे रोकते हैं? देखो, अभी 2 साल पहले एक भयंकर बाढ़ आई थी चेन्नई में, बहुत ही भयंकर। जो चेन्नई है उसको नॉर्थ ईस्ट मानसून जो होता है उससे बारिश मिलती है। यानी जब मानसून वापस लौटता है, भारत में पहले साउथ वेस्ट मानसून आता है, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून आता है। फिर जब वो वापस लौटता है उसे रिट्रीटिंग मानसून या नॉर्थ ईस्ट मानसून कहा जाता है।
तो वो नवंबर के आसपास का जो टाइम होता है, नवंबर दिसंबर के आसपास का जो टाइम होता है, तो चेन्नई में इतनी बारिश हुई और वहां पे बाढ़ आ गई। और बाढ़ का कारण क्या पता चला बाद में, कि जो वहां के वेटलैंड हैं वो खत्म हो रहे हैं तमिलनाडु के, इस वजह से चेन्नई में बाढ़ आई। क्योंकि देखिए, जो ये इलाके होते हैं दलदली इलाके, जो वेटलैंड होते हैं, ये बारिश का पानी सोख लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कोई दलदल है मान लो, तो अगर बारिश का पानी है तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। लेकिन अगर आपने उसी दलदल को, जब वो सूख गई, वहां पे मिट्टी डाल के आपने घर बना लिया उसके ऊपर, अब वो पानी कहाँ जाएगा? वो शहर में ही रहेगा फिर। तो वेटलैंड पानी की निकासी बहुत अच्छे से करते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसको झील जो है, झीलें जब बारिश आती है झीलें भर जाती हैं, तो एक तरह से वो पानी की निकासी झीलों के अंदर भी हो रही है। वो जो हमारा भूजल होता है, भूजल मतलब जो ग्राउंड वाटर होता है, उसको भी रिप्लेनिश करते हैं, उसको भी भरते हैं। ठीक है ना? हमारा जो जमीन के नीचे जो पानी है, जो पीने का पानी है, उसका साधन भी बनते हैं, उसको भी रिप्लेनिश करते हैं। करोड़ों लोगों को रोजगार देते हैं भारत में वेटलैंड। कुछ लोग वहां पे मछली पकड़ते हैं, कुछ वहां पे दूसरे जो चीजें हैं, लकड़ी वगैरह, या उनका स्रोत बनते हैं। करोड़ों लोगों का रोजगार डिपेंड करता है वेटलैंड्स के ऊपर। फिर यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत होती है, जैविक विविधता बहुत होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पक्षी बहुत आते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे जानवर बहुत रहते हैं, माइक्रोब्स रहते हैं, और ये कार्बन भी स्टोर करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बन के सिंक स्टोरी करते हैं, मतलब कार्बन सिंक का काम करते हैं। वातावरण से कार्बन को अवशोषित कर लेते हैं, कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो वातावरण में कार्बन को कम करते हैं। इतनी सारी इंपॉर्टेंस है वेटलैंड की। अब अगर एक साइट को हमने रामसर साइट डिक्लेयर कर दिया, तो इसका फायदा क्या होगा ये सोचो। मान लो कोई भारत में झील है और हमने उसको रामसर साइट का दर्जा दे दिया, यानी अंतरराष्ट्रीय महत्व का वेटलैंड बोल दिया। अब इसका फायदा क्या है? सबसे पहला फायदा, इससे उसके जो संरक्षण के प्रयास हैं उनमें बढ़ोतरी होगी। ठीक है? कई तरह की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सहयोग उसे मिलेगा, उसे फंडिंग भी मिलती है केंद्र सरकार की, और पर्यटन भी वहां पे बढ़ता है क्योंकि वो बहुत पॉपुलर हो जाता है। अभी जैसे पंजाब में थोड़े टाइम पहले नांगल नया एक वो बना है, रामसर साइट। अब लोग देखेंगे कि भाई नांगल क्या है, ये रामसर इतना क्या है इसमें कि ये रामसर साइट बन गया, तो वो वहां पे जाएंगे, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा तो संरक्षण के कार्य बढ़ते हैं। दूसरी बात, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ता है और राष्ट्रीय सहयोग बढ़ता है। कैसे? जो कई सारे ये सम्मेलन होते हैं, इनमें वैज्ञानिक मिलते हैं, और वैज्ञानिक कंजर्वेशन के लिए, यानी संरक्षण के लिए, नम भूमि के संरक्षण के लिए बहुत सारे आइडियाज देते हैं। तो वो आइडियाज फिर हम उन रामसर साइट्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत तरह के रिसर्च होते हैं, बहुत तरह के थीसिस होते हैं, वो बताते हैं कि कैसे उनका संरक्षण करना है, कैसे उनका प्रबंधन करना है। तो नॉलेज शेयरिंग होती है, पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, उससे लोगों का रोजगार भी ज्यादा होता है। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दोनों बढ़ते हैं, अवेयरनेस बढ़ती है, जागरूकता बढ़ती है जब किसी साइट को रामसर साइट डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो भारत में वैसे तो हजारों, हजारों भी नहीं लाखों कहूंगा मैं तो वेटलैंड्स हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 37 ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय महत्व के हैं, यानी कि रामसर साइट है। तो 37 है इंडिया में, पहले 27 थे, अभी इस साल फरवरी 2020 में 10 और जोड़ दिए गए हैं, तो टोटल इनकी संख्या 37 है। अब आप समझ गए, रामसर साइट अगर डिक्लेयर कर दिया किसी, तो क्या फायदा क्या होगा उस वेटलैंड को। जो मैंने समझाया वही यहां पे हिंदी में लिखा है। पर्यटन को बढ़ावा, संरक्षण और विचारपूर्ण उपयोग उस वेटलैंड का, रामसर साइट घोषित करने के फायदे, और अंतरराष्ट्रीय सहयोग। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझिए। आपने एक वर्ड और सुना होगा कई बार, जिनको बोलते हैं पीटलैंड। पीटलैंड क्या होता है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखो, वेटलैंड्स ही होते हैं पीटलैंड, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है? आप एक फोटो दिखाता हूं। अब ये जो है, ये कहीं पे पानी था, वेटलैंड है, और इसमें फूल, पत्तियां, फल, जो पौधे हैं वो मर जाते हैं, कई बार वो टूट के गिर जाते हैं, पौधों की पत्तियां गिरती रहती हैं, तो वो वहां पे गिरती रहती हैं। अब अगर मान लीजिए ये जो वेटलैंड है, इसमें लीव्स, पौधों की पत्तियां, पौधे, और भी तमाम सारी चीज, घास वगैरह, वो मिल गई, पानी में मिल जाते हैं गिर के। ठीक है? यहां पे देखिए, ये जो है वेटलैंड, इसमें कितने सारे, ये एक जमावड़ा हो गया है, और ये जमावड़ा जो है एक के ऊपर एक गिरता रहता है। अब जब एक के ऊपर गिरता रहता है और मान लीजिए ऊपर मिट्टी आ गई, तो फिर इनका विघटन नहीं हो पाता, यानी ये टूट नहीं पाते। नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली ये होता है, मान लो एक पत्ती है, एक पत्ती को अगर आप उसमें मिट्टी मिला दो उसके अंदर, कुछ दिनों के बाद वो पत्ती आपको नजर नहीं आएगी, क्योंकि पत्ती पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएगी, मिट्टी ही बन जाएगी, वो आपको नजर नहीं आएगी वो। ठीक है? इसी तरह से कोई मान लो एक फल है, उस फल को अगर आप मान लो मिट्टी में छोड़ दो, ये मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर आपने कोई फल रख दिया, इस फल को आप देखो, ये आपको एक महीने के बाद नजर नहीं आएगा, ये मिट्टी में ही मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे सूक्ष्म जीव इसके ऊपर एक्ट करेंगे, और ऑक्सीजन की मदद से एरोबिक डिग्रेडेशन करेंगे, इसका विघटन करेंगे, इसको तोड़ेंगे, इसको फ्रेगमेंट करेंगे, जिन तत्वों में ये बना है उसी में टूट जाएगा, और फिर ये हमारे वातावरण में मिल जाएगा। लेकिन समस्या क्या होती है, कई बार ये इतना आसान नहीं है।
क्योंकि अब यहां पे देखिए ये पत्तियां वगैरह टूटती रही, पानी में गिरती रही, फिर इनके ऊपर और गिरती रही पत्तियां वगैरह, ये वो, तो इनका विघटन नहीं हो पाता, क्योंकि कई बार ये मिट्टी में मिल जाती हैं। अब ये पत्तियां अगर मिट्टी के नीचे दब गई तो उसमें फिर ऑक्सीजन की कमी रहेगी, ऑक्सीजन से इनका ऑक्सीजन से एक्सपोज नहीं है, ये वातावरण की जो ऑक्सीजन है वो इनके टच में नहीं आ पाएगी, इसलिए इनका विघटन नहीं हो पाएगा, ये फ्रेगमेंट नहीं हो पाएंगी, डीकम्पोज वर्ड होता है अंग्रेजी में, ये डीकम्पोज नहीं हो पाएंगी। तो क्या बनेगा? तो ये पीट बन जाएगा। पीट, पीट ये ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, हाईली ऑर्गेनिक और कोलॉइड मटेरियल होता है ये, और ये जो है इसमें कार्बन बहुत ज्यादा है। अच्छा आप ये सोचिए, एक जो पत्ती है, ये पत्ती किस चीज की बनी है? बहुत सारे तत्व हैं इसमें, कार्बन है इसमें, नाइट्रोजन है इसमें, बहुत सारे तत्वों की बनी है। अब अगर इसको बैक्टीरिया ने पूरी तरह से तोड़ दिया तो क्या ये कार्बन मैं कह सकता हूं कि वापस हमारे वातावरण में चला जाएगा? यानी हमारे एनवायरनमेंट में ये कार्बन चला जाएगा, हमारी हवा में चला जाएगा, हमारे उसमें चला जाएगा। लेकिन अब क्योंकि टूट नहीं पाया और ये कई वर्षों तक दबा रहा, तो इस वजह से क्या होगा? इस वजह से ये पीट बन जाएगा। और ये जो पीट है, क्योंकि जिस चीज में कार्बन होता है आप उसको जला सकते हैं, आप उसका इस्तेमाल ईंधन के तौर पर कर सकते हैं। कोयला क्या है? कोयला कार्बन ही तो है, जलाओ। हाइड्रोकार्बन जितने भी होते हैं उनको जला सकते हो, तो कार्बन को जलाया जा सकता है, सब कार्बन के ही स्रोत होते हैं, तो ये पीट जो है ईंधन का काम करता है। अच्छा एक बार इमेजिन करिए, अगर ये प्रोसेस नहीं होता तो क्या होता? तो बैक्टीरिया वगैरह क्या करते, ये जो सारे पौधों के अवशेष हैं या जो फूल पत्तियां हैं जो टूट के गिर जाते हैं इनको तोड़ देते, तो कितना कार्बन हमारे वातावरण में चला जाता। ऑलरेडी इतना ज्यादा कार्बन हमारे वातावरण में जा रहा है, धुएं से, पॉल्यूशन से, और ये भी चला जाता। यानी कि जो पीट, अब ये पीट बन गया तो इन्हें बोल देंगे पीटलैंड। यानी हमारे जो वेटलैंड होते हैं उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो होता है वो पीटलैंड होता है। और ये एफएओ ने भी कहा है, डब्ल्यूएचओ ने भी कहा है, ये बहुत सारी संस्थाओं ने कहा है कि अगर हमें वातावरण को बचाना है तो पीटलैंड को बचाना पड़ेगा। क्यों बचाना पड़ेगा? क्योंकि अगर पीटलैंड, अगर मान लीजिए पीटलैंड जो है इनका विघटन शुरू हो गया, ये अगर सही से हमने मैनेज नहीं किए ये वाले वेटलैंड जिन्हें पीटलैंड कहा जाता है, तो वो कार्बन जो अब तक जमा होती थी पीट में, अब वो कार्बन जो है ऑक्सीजन के टच में आ जाएगी, और ऑक्सीजन के टच में आते ही ये जो कोलोइडल मास है या जो ऑर्गेनिक मटेरियल है टूट के हमारे वातावरण में कार्बन को रिलीज करेगा, तो हमारे वातावरण में कार्बन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। यहां पे भी देखिए ये पीट पीट वाला एरिया, ये सारा ये देख रहे हैं आप, ये जो मिट्टी के साथ मिलके जो बना दिया ये एरिया, और कई बार ये जो एरिया है ये फ्यूल की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हमें अब मान लीजिए अगर हमने, अब तो मिट्टी के नीचे दब गया, अगर हमने पीट लैंड को ढंग से मेंटेन नहीं किया तो ये यहाँ पे खत्म होगा तो नीचे जो दबा हुआ मटेरियल है वो ऑक्सीजन के टच में आ जाएगा। अभी तक उसे ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, ऑक्सीजन के टच में एक बार आ गया तो फिर इसका विघटन शुरू हो जाएगा और ये कार्बन रिलीज करेगा जो अब तक स्टोर थी, और हमारे वातावरण में कार्बन बढ़ जाएगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम पीटलैंड्स को बचाएं। और पीटलैंड्स में कितनी कार्बन होती है आपको एक आइडिया देता हूं। हमारी मिट्टी में, पूरी दुनिया में जितनी भी कार्बन है ना, उसकी 40% कार्बन पीटलैंड्स में जमा है। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए। और अगर ये 40% कार्बन गलती से रिलीज हो गई तो आप सोच सकते हैं धरती पे क्या होगा। क्योंकि कार्बन क्या करेगा एक बार रिलीज हो गया तो? कार्बन करेगा भूमंडलीय ऊष्मीकरण, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, हमारे वातावरण को गर्म कर देगा। ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं भूमंडलीय ऊष्मीकरण, यानी ग्लोबल वार्मिंग कर देगा, और फिर धरती समाप्त हो जाएगी। तो अच्छा एक बात और, यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो पीटलैंड होते हैं, और पीटलैंड क्या होते हैं? वेटलैंड ही होते हैं, तो वो कार्बन को स्टोर करके रखते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, कार्बन को स्टोर करके रखा है उन्होंने। लेकिन इसके साथ साथ वो कार्बन को एब्जॉर्ब भी करते हैं, यानी वो सिर्फ कार्बन को स्टोर नहीं करते बल्कि कार्बन सिंक का भी काम करते हैं। कार्बन सिंक का मतलब ये होता है वातावरण में जो कार्बन है उसको भी वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो यानी कि डबल फायदे हैं, कार्बन को रिमूव भी कर रहे हैं वातावरण से और स्टोर भी कर रहे हैं, कार्बन सिक्वेस्टर भी कर रहे हैं, राइट। और जो पीटलैंड होते हैं वो सिर्फ 3% है दुनिया की जो जमीन है, क्षेत्रफल है उसका, लेकिन उसके बावजूद 550 गीगाटन कार्बन स्टोर करके रखी हुई है उन्होंने, जो कि हमारी मिट्टी में जितनी भी कार्बन है उसका 40% है। तो पीटलैंड्स को बचाना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अब 2 फरवरी का जो दिन है वो हम वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाते हैं।
डालना चाहता हूं। देखो बेसिकली क्या होता है, कभी भी ना नदी ऐसे नहीं बहती कि भाई एकदम सीधी बह रही है, नहीं, नदी तो हमेशा सर्पीली तरह से बहती है, एकदम सर्प की तरह, राइट। और इसे विसर्प कहा जाता है, नदी विसर्प, या अंग्रेजी में बोलते हैं मिएंडर। मिएंडर मतलब जब एक नदी सर्पीली तरह से बहती है तो उसे मिएंडर कहा जाता है। जैसे ये नदी देखिए यहाँ पे, ये फोटो, ये नदी ऐसे घुमावदार बहती है हमेशा। और अगर घुमावदार नहीं भी होती शुरू में, तो बाद में घुमावदार हो जाती है, क्योंकि वो समय के साथ उसमें परिवर्तन आते हैं। और ये जब घुमावदार नदी बहती है तो उसमें क्या होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। चलिए हम एक, अगर मान लीजिए घुमावदार नदी है तो इसका हम ये वाला हिस्सा ले लेते हैं। मान लीजिए ये हिस्सा ऐसे है, ये हिस्सा, एक छोटा सा हिस्सा ले रहा हूं मैं नदी का, ये ऐसे है, ठीक है। अब नदी का पानी मान लेते हैं ऐसे बह रहा है, तो ये नदी का पानी ऐसे आएगा फिर, ठीक है। अब जब ऐसे आएगा तो ये सीधा जाके ऊपर टकराएगा पहले, फिर यहां पे नीचे आएगा, ठीक कह रहा हूं। पानी का बहाव आप इमेजिन करिए, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, नदी का पानी यहां से यहां तक बह रहा है, तो कैसे बहेगा, यहां से ऐसे आ रहा है, ये पानी एकदम से ऐसे जब घूमेगा तो ऊपर टकराएगा जाके और फिर नीचे आएगा। जब ये बार बार ऊपर टकराएगा तो क्या होगा, यहां पे मिट्टी हटती जाएगी, क्योंकि पानी बार बार टकरा रहा है यहां पे, तो वहां पे मिट्टी हटती जाएगी। और यहां पे पानी का बहाव स्लो है, तो यहां पे जो मिट्टी अपने, जो ये पानी है अपने साथ मिट्टी लेकर आया, ये यहां पे डिपॉजिट होती जाएगी। क्लियर, ऊपर टकरा रहा है तो ऊपर से मिट्टी हटेगी, और ये जब मिट्टी हटेगी तो कुछ तो यहां बैठ जाएगी, और कुछ पानी अपने साथ ही मिट्टी लेके आता है, सिल्ट वगैरह लेके आता है। वो अलुवियल सॉइल खास तौर पे इस बात के लिए फेमस है, ये वो मिट्टी होती है अलुवियल सॉइल जो मिट्टी अपने साथ लेके आती है, जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं, जलोढ़, ठीक है। तो ये यहाँ पे डिपॉजिट होती रहेगी नीचे। अब अगर मैं इसी चीज को कुछ समय के बाद देखूंगा, क्योंकि यहाँ पे ये मिट्टी हटती जा रही है, तो ये ज्यादा घुमावदार ऐसे हो जाएगी, यानी ये ऐसे हो जाएगी कुछ समय के बाद, क्योंकि ऊपर वो टकरा टकरा के वो हो रहा है, तो ये कुछ समय के बाद आपको ऐसे दिखाई देगी, यानी और ज्यादा घुमावदार हो जाएगी बार बार। अब यहाँ पे ये पानी फिर ऊपर जाके टकरा रहा है, तो फिर यहाँ पे डिपॉजिट होता जाएगा, फिर ऊपर से और वैसी हो जाएगी, तो कुछ समय के बाद आप देखेंगे तो ये बिल्कुल ऐसी हो जाएगी, एकदम बिल्कुल ऐसी हो जाएगी, राइट। नीचे मिट्टी डिपॉजिट होती जा रही है और ऊपर से हटती जा रही है, और कुछ समय के बाद क्या होगा, ये यहाँ पे ये वाला जो एरिया है ये अलग हो जाएगा, और ये पानी यहाँ से सीधा चला जाएगा, नदी सीधी हो जाएगी, ये वाला इलाका अलग रह जाएगा। तो ये वाला जो शेप है कैसा है, ये यू शेप है, ये यू शेप के लेक बन जाएंगे, और इन्हें बोलते हैं गोखुर झील। ये मेन नदी से फिर अलग हो जाएंगे, नदी फिर सीधी हो जाएगी, यानी यहां से ये पहले कुछ इस तरह थी, फिर ये कुछ इस तरह हुई, फिर और ज्यादा इस तरह हुई, और फिर यहां से सीधी हो गई, और ये वाला इलाका कट गया। अब यहां पे देखिए, ये मेरे पास, ये देखिए, ये यहां पे बिल्कुल क्लियर है, ये जो नदी है ये पहले ऐसे बहती थी कभी, लेकिन वो धीरे धीरे जो है ये इलाका जो है ये पूरा अलग हो गया। अब ये नदी एकदम सीधी हो गई है और ये बिल्कुल एक अलग झील बन गई। ये जो झील है इसकी बनावट देखिए, ये यू शेप की झील है, इसे गोखुर झील या ऑक्स बाउ लेक बोलते हैं, ऑक्स बाउ लेक। तो ऑक्स बाउ लेक जो होते हैं ये जनरली नदी से अलग होकर बनते हैं, और नदी की जो संरचना है उसके हिसाब से बनते हैं। और एक नदी क्योंकि वो घुमावदार होती है तो कई तरह के ऑक्स बाउ लेक बना सकती है, जगह जगह पे वो ऑक्स बाउ लेक बना सकती है। तो ये भी मेरे को लगा एक बार बता देता हूं। चलिए अब हम बात करते हैं केरल, केरल के जो झील हैं। केरल में 3 रामसर साइट हैं। एक तो है वेम्बानाड कोल झील। वेम्बानाड कोल झील भारत की सबसे लंबी झील है, पूरे भारत की सबसे लंबी झील है वेम्बानाड कोल झील। और यहाँ पे ये आप देख रहे हैं नेहरू, ये जो बोट है ये नेहरू बोट रेस भी होती है, जो आपने केरल में कई बार देखा होगा, जब वहां का टीवी पे वो भी आता है पर्यटन का विज्ञापन, तो उसमें नाव की रेस होती है। तो नेहरू बोट रेस इस झील में करवाई जाती है हर साल, वेम्बानाड कोल झील। और ये बहुत बड़ी झील है, ये कई जगह फैली हुई है। कोची में है, फॉर एग्जांपल कोची, कोची बंदरगाह जो है वो इसी झील के किनारे है, कोची बंदरगाह। और ये झील फिर लक्षद्वीप सी में मिल जाती है, लक्षद्वीप सी में जाके गिर जाती है ये झील, वहां से कंटिन्यूटी रहती है उसकी। और वेम्बानाड कोल झील, कोलाम में भी, ये जो मेनली अलपुजा और कोची में है। ये अष्टमुड़ी झील कोलाम में है, केरल में जगह है कोलाम, वहां पे है अष्टमुड़ी झील। और बेसिकली अष्ट का मतलब होता है 8, तो ये जो झील है ऐसा माना जाता है कि 8 बार घूमती है। इनफैक्ट मलयालम भाषा में अष्टमुड़ी मतलब होता है 8 चोटियां, जैसे वो बालों की चोटियां होती हैं जिन्हें अंग्रेजी में ब्रेड कहा जाता है, तो 8 ब्रेड, तो 8 घुमावदार वो है इसमें, इसलिए इसे अष्टमुड़ी कहा जाता है। और ये जो नदी है ये केरल के कोलाम में है। फिर है ये झील जिसे हम बोलते हैं सास्थामकोट्टा, सास्थामकोट्टा भी केरल में है। और ये नदी, ये सास्थ नाम का एक मंदिर है उसके नाम पे इसका नाम सास्थामकोट्टा है, तो ये नदी भी कोलाम में है केरल में। वेम्बानाड कोल नदी जो है ये मेनली कोची में है, और साथ में एक जगह है जिसको लिखते हैं अलापुजा, बोलते हैं अलापुया, ठीक है। इसको वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, वेनिस ऑफ द ईस्ट। एक्चुअली क्या है ना, जैसे आपने अगर इटली का वेनिस शहर देखा हो तो वहां पे
बिल्डिंग्स के बीच में ऐसे वो जाते हैं, कनाल बने हुए हैं, और इसी तरह की बिल्कुल आकृतियां यहाँ पे हैं, इसलिए इसे पूर्व का वेनिस कहा जाता है। किसको? अलापुया को। ALAPUZH, अलापुई बोलते हैं, अलापुया लिखते हैं अल्पुजा, अलापुजा। ये मलयाली भाषा में जो जेड होता है इसको एल बोलते हैं, तो ये अलापुया हो जाता है। तो ये केरल की हैं। अब बात करते हैं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, दोनों में एक एक है, कोई खास नहीं है। और महाराष्ट्र को भी अभी मिली है, फरवरी 2020 में अपना पहला रामसर साइट मिला है। तो महाराष्ट्र वाला जो है उसको देखते हैं, ये है नंदुर मधमेश्वर। नंदुर महेश जो मधमेश्वर है ये पक्षी विहार है, नासिक में है। ये नासिक में है तो ऑब्वियसली गोदावरी नदी से इसका नाता है। नासिक से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर मंदिर से गोदावरी नदी निकलती है। महाराष्ट्र का पहला रामसर साइट है। और ये भोपाल में भोजताल, राजा भोज के नाम पे इनका नाम रखा है, भोजताल। वैसे तो पूरे भोपाल का नाम ही राजा भोज के नाम पे है। हर चीज भोपाल में राजा भोज के नाम पे है, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे कुछ भी हो। तो राजा भोज जो है परमार वंश के राजा थे, इनके नाम पे भोजताल है। और भोजताल जो है बेसिकली यहाँ पे ये पहले एक नदी हुआ करती थी पहले, जिसको बोलते थे कोलांस नदी। तो कोलांस नदी भी जाके फिर हलाली नदी में मिल जाती थी, तो ये कहते थे भोजताल इसमें गिरता था। लेकिन समय के साथ अब जो ये लेक है ये गिरता है कालियासोट नदी में। तो कालियासोट नदी जो है ये बेतवा की सहायक नदी है, यानी आप एक तरह से ये बोल सकते हैं कि जो भोजताल का पानी है वो बेतवा में कंटिन्यूटी उसकी रहती है। नदी का नाम है कालियासोट, ठीक है। और यहाँ पे भोपाल में भोज जो वेटलैंड है, भोज नम भूमि में दो चीजें आती हैं, एक तो भोजताल आता है और एक लेक और है जिसको लोअर लेक बोलते हैं, LOWER, लोअर लेक। इन दोनों को मिला के भोज वेटलैंड कहा जाता है। तो ये भोपाल में है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं राजस्थान और गुजरात की। ये नीचे गुजरात है, ऊपर राजस्थान है। तो पहले गुजरात देख लेते हैं। यहाँ पे एक ही है, नल सरोवर पक्षी विहार। नल सरोवर जो पक्षी विहार है ये लगभग अहमदाबाद से 40-50 किलोमीटर दूर है लगभग, और ये भी बहुत पॉपुलर है। बहुत पक्षी यहाँ पे आते हैं, बहुत सारे जो पक्षी यहाँ पे देखे जाते हैं। फिर है ये ऊपर राजस्थान में दो हैं, एक तो है केवलादेव और दूसरा है सांबर झील। सांभर झील जो है ये एक्चुअली काफी न्यूज में रहती है, क्योंकि अभी जैसे यहाँ पे बहुत सारे पक्षी मारे गए थे, यहाँ पे एक जहर फैल गया था जिसका नाम था बोट्यूलिनम टॉक्सिन। बोट्यूलिनम टॉक्सिन की वजह से 20-25 हजार पक्षी मर गए थे यहाँ पे अभी। तो सांभर झील भी काफी वैसे न्यूज में रहती है। और एक है केवलादेव को भरतपुर बोलते थे, भरतपुर में है ये केवलादेव। और केवलादेव जो है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। एक ही रामसर साइट है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ठीक है। वैसे सुंदरबन भी है, हाँ सुंदरबन भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो आप कह सकते हैं दो हैं, सुंदरबन एक ये भी है, रामसर साइट भी है और वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। बहुत सारे पक्षी यहाँ पे आते हैं और बहुत दूर दूर से आते हैं। और एक बात और याद रखिए, इसको मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में भी रखा हुआ है। कई बार आप ये वर्ड सुनेंगे, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड क्या होता है। देखो मॉन्ट्रियक्स जो है ये एक जगह है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में जनेवा नदी है, तो जनेवा नदी, जनेवा शहर भी है, तो जनेवा जो वहां पे झील है जिसको बोलते हैं जनेवा झील। तो जनेवा झील के पास एक जगह है जिसको बोलते हैं मॉन्ट्रियक्स। मॉन्ट्रियक्स में एक रिकॉर्ड रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? देखो कई हमारे जो नम भूमि है, रामसर साइट है, वो डेंजर में है, क्योंकि मानव गतिविधियों की वजह से, प्रदूषण की वजह से, तो उन पे नजर रखी जाती है। कुछ समय के लिए नजर रखी जाती है। तो जिन पे नजर रखी जाती है उनको कहीं तो रखोगे, तो उनको मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है। अब दूसरा सवाल, भारत में कितनी ऐसी रामसर साइट है 37 में से जो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में रखी गई हैं? तो आंसर है सिर्फ दो। तो एक तो है केवलादेव और दूसरा है लोकटक झील, मणिपुर की लोकटक झील। तो याद रखिए ये आ सकता है कि मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में, जो कि एक अलग से रजिस्टर बनाया हुआ है, एक अलग से वो बनाया हुआ है रिकॉर्ड, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड, कि जिसमें उन रामसर साइट को रखा जाता है जो मानव गतिविधियों की वजह से उनमें बदलाव देखे जा रहे हैं, दुष्प्रभाव देखे जा रहे हैं, तो उन पे एक नजर रखी जाती है, विशेष नजर। तो उसमें दो हैं भारत के, एक तो है केवलादेव और दूसरा है लोकटक झील। सिर्फ दो हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो केवलादेव हो गया भरतपुर में, राजस्थान। और सांबर झील जो है देखो ये काफी खतरे में है। इनफैक्ट कई बार ये सूख जाती है पूरी, नमक बहुत ज्यादा मिलता है यहाँ से, नमक की मात्रा बहुत ज्यादा है इसके अंदर। तो राजस्थान का लगभग सारा नमक यहीं से आता है, भारत का लगभग 8% नमक यहाँ से आता है। और 3 जिलों में फैली हुई है सांबर झील, अजमेर, जयपुर और नागौर। तो बहुत बड़ी झील। आप इसको मैप पे देखेंगे तो आपको नमक ही नजर आएगा, बस अगर आप गूगल मैप पे इसको डालेंगे सांबर लेक को तो आपको नमक ही नजर आएगा। तो सांबर झील जो है राजस्थान में है, और केवलादेव भी। केवलादेव की खास बात क्या है? ये मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में है, लोकटक झील भी मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है, और कोलेरू जो झील है यहाँ पे फ्लेमिंगो पक्षी बहुत आते हैं, ठीक है ना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो पक्षी आते हैं विशेष तौर पे वो फ्लेमिंगो पक्षी बहुत आते हैं। बहुत खूबसूरत हंस जैसे दिखने वाले पक्षी होते हैं फ्लेमिंगो। इसके अलावा कोलेरू झील जो है यहाँ पे ये 2 जिलों में फैली हुई है, कृष्णा और वेस्ट गोदावरी जिला। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात,
कोलेरू झील जो है यहाँ पे एक पक्षी विहार भी है जिसको बोलते हैं अटापका। अटापका पक्षी विहार। तो अटापका पक्षी विहार कहां पे है? कोलेरू झील, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में एक और झील बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको बोलते हैं पुलिकट झील, लेकिन वो रामसर साइट नहीं है तो उसको नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे। अब हम आते हैं यहाँ पे आंध्र प्रदेश के बाद अब नीचे आ जाते हैं थोड़ा, यानी कि तमिलनाडु पे आ जाते हैं। तो तमिलनाडु में आप देख सकते हैं ये जो जिला है ये नागपट्टिनम है, ये पौंडीचेरी यहीं पे बिल्कुल पौंडीचेरी के एकदम नीचे, जो पुडुचेरी बोलते हैं, पुडुचेरी के एकदम नीचे है नागपट्टिनम जिला। अभी अभी नागपट्टिनम से अलग होके एक माइलादुतुरई नाम का जिला भी बना है। तो नागपट्टिनम जिले में है पॉइंट कैलीमेर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी, यानी कि ये वन्य अभयारण्य भी है और पक्षी अभयारण्य भी है, दोनों है ये पॉइंट कैलीमेर। और ये जाना जाता है ब्लैक बक के लिए। ये देख रहे हैं ये काला हिरण, इसको ब्लैक बक बोलते हैं। भारत में हरियाणा, पंजाब और आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु है। तीन तीन राज्यों का स्टेट एनिमल है ब्लैक बक। तो ब्लैक बक के लिए फेमस है पॉइंट कैलीमेर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी। आगे बढ़ते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख। तो सबसे पहले लद्दाख की बात कर लेते हैं क्योंकि एक ही है, सो मोरीरी। सो का मतलब ही होता है झील, जो वहां की भाषा है लद्दाखी भाषा, उसमें सो का मतलब ही झील होता है। मोरीरी मतलब होता है पहाड़, तो माउंटेन लेक बोलते हैं इसे। सो मोरीरी झील जो है काफी ठंडी, मतलब लद्दाख में तो टेम्परेचर काफी कम रहता ही है, तो काफी ठंडी झील है ये सो मोरीरी झील लद्दाख में। एक ही है जो इंपॉर्टेंट है। एक और है जो एग्जाम में आती है, पेंगोंग सो। जो 3 इडियट्स मूवी आपने देखी होगी उसमें जो झील दिखाई है वो पेंगोंग सो है। और इस झील का 2/3 हिस्सा चाइना में है, सिर्फ 1/3 भारत में है। मैं पिछले साल गया था वैसे पेंगोंग सो, बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन ठंड बहुत है यहाँ पे। और सो मोरीरी भी लद्दाख में है। तो सो मोरीरी जो है वो रामसर साइट है, पेंगोंग सो नहीं है। और अगर आपसे पूछा जाए ये जो सो मोरीरी है ये कौन सा पठार है, तो इसको बोलते हैं चैंगथांग प्लेट्यू। चैंगथांग पठार। पठार क्या होता है? पठार हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन जमीन से बहुत कम ऊंचाई पे होता है पठार, और बहुत ज्यादा ऊंचाई पे होती है हिल, और उससे भी ज्यादा ऊंचाई पे होता है पर्वत यानी माउंटेन। तो पठार की ऊंचाई बहुत कम रहती है, जमीन से उठा हुआ रहता है पठार। तो ये है चांगथंग का पठार जहां पे सो मोरीरी झील है। उसके बाद होकेरा। होकेरा बस आप नाम याद रख लो, होकेरा। इसमें बेसिकली श्रीनगर के पास है, श्रीनगर राजधानी से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है होकेरा, और यहाँ पे झेलम नदी का पानी आता है, और श्रीनगर भी झेलम के किनारे ही है। फिर वुलर झील। वुलर झील मीठे पानी की बहुत बड़ी झील है, इनफैक्ट एशिया की सबसे बड़ी झीलों में से एक है मीठे पानी की वुलर झील, बांदीपोरा जिले में आती है, इसमें भी झेलम का पानी आता है। और एक है सुरिनसर मनसर। अब ये 2 अलग अलग झील है छोटी छोटी, एक है सुरिनसर और एक है मनसर, जम्मू में है ये दोनों। सुरिनसर मनसर झील जो है ये दोनों जम्मू में है। अब बात करते हैं ओडिशा और वेस्ट बंगाल, ये वाले काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो चिल्का लेक की बात करते हैं पहले। चिल्का लेक, देखो चिल्का लेक में एक पक्षी विहार भी आता है जिसको बोलते हैं नलबन। नलबन एक आइलैंड है वैसे बीच में, तो नलबन पक्षी विहार यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है चिल्का लेक में। चिल्का लेक जो है ब्रैकिश वाटर यानी कि नमकीन पानी की झील है, और ये इतनी बड़ी है कि कई जिलों में फैली है, जैसे पुरी, खुर्दा, गंजम जिला, कई जिलों में फैली हुई है चिल्का झील। तो याद रखिए भारत की इनफैक्ट सबसे बड़ी जो भारत की सबसे बड़ी नमकीन पानी की यानी ब्रैकिश वाटर या साल्ट वाटर की झील है वो है चिल्का झील। और अगर आपसे पूछें भारत का सबसे ज्यादा नमकीन पानी किस झील में है, तो वो है सांबर झील। दोनों में फर्क है। देखिए सांबर झील जो है वो चिल्का झील से बड़ी नहीं है, लेकिन उसका पानी नमकीन ज्यादा है। यानी अगर आप 1 गिलास पानी ले लो सांबर झील का और 1 गिलास पानी ले लो चिल्का झील का, तो उसमें से नमक ज्यादा किसमें निकलेगा? सांबर झील के पानी में निकलेगा। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा नमकीन पानी सांबर झील का है पूरे भारत में, लेकिन चिल्का झील सबसे बड़ी नमकीन पानी की झील है। दोनों में फर्क है। तो सांबर झील वो मैंने बताया था, जयपुर, अजमेर, नागौर। फिर बात करते हैं ईस्ट कोलकाता वेटलैंड। ये एक अजूबा है ईस्ट कोलकाता वेटलैंड। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? देखो पूरे कोलकाता का जो गंदा पानी होता है, सीवेज, जो मल वगैरह सब पूरा गंदा पानी वो ईस्ट कोलकाता वेटलैंड में जाता है, और प्राकृतिक तरीके से उसका विघटन होता है। यहाँ पे कुछ खास पौधे भी होते हैं, जैसे वाटर ह्यासिंथ का पौधा होता है, ये आप लिख सकते हैं वाटर ह्यासिंथ, HYACINTH, जिसको एकॉर्निया कहा जाता है। तो ये जो पौधा है वो भी होता है। मतलब प्राकृतिक रूप से यहाँ पे ऐसे पौधे, ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो पानी को पूरी तरह से साफ कर देते हैं। इतना ही नहीं, अब एक जो गंदा पानी है जब आप उसे साफ पानी प्राकृतिक तरीके से बनता है तो कुछ रह भी जाएगा, जो रह जाता है वो जानवरों के भोजन का काम करता है। तो वो जानवरों के लिए ऑर्गेनिक भोजन होता है। जो मछलियां वगैरह हैं वो बहुत ज्यादा पाली जाती हैं यहाँ पे ईस्ट कोलकाता वेटलैंड, और ये इसको दुनिया के अजूबे में भी जगह मिलती है। ऑफिशियली नहीं, लेकिन बहुत बड़े बड़े जो पर्यावरणविद हैं, जो पर्यावरण वैज्ञानिक हैं, वो ईस्ट कोलकाता वेटलैंड को एक अजूबा कहते हैं। दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक, दुनिया के बड़े बड़े पर्यावरणविद, पर्यावरण वैज्ञानिक, वो कहते हैं हमने ऐसा अजूबा कहीं नहीं देखा कि पूरे शहर का जो पानी है प्राकृतिक रूप से वो साफ हो रहा है। और यहाँ पे इतनी मछलियां पाली जाती हैं, क्योंकि मछलियां क्या करती हैं, वो गंदे पानी को वो उसमें साफ पानी में भी वो कर देती हैं, क्योंकि जो मल या ये सब जो चीजें होती हैं इनको वो ब्रेक डाउन कर देती हैं। बैक्टीरिया होते हैं बहुत सारे जो उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं, और जो ब्रेक डाउन करके जो चीज बचती है वो जानवरों का भोजन हो जाती है। तो इस जैसा नमूना भारत में कहीं नहीं है। और अब एक दुख की बात यह है कि ईस्ट कोलकाता वेटलैंड धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो मॉल्स बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, ये सब चीजें बन रही हैं यहाँ पे, क्योंकि कोलकाता एक मेट्रो है, आप जानते हैं। जमीन का उसका दबाव बहुत है, जनसंख्या दबाव बहुत है, कोलकाता में लोग बहुत रहते हैं,
और उस वजह से धीरे धीरे अब जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उद्योगपति हैं, वो इसको हथिया रहे हैं। सुंदरबन के बारे में हम बहुत बात कर चुके हैं। सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट है, दुनिया के सबसे बड़े, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, क्या नहीं है सुंदरबन। सुंदरी के पेड़ होते हैं इसलिए सुंदरबन बोलते हैं, और टाइगर वगैरह मिलता है, बहुत तरह के नाना प्रकार के जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं। सुंदरबन, ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। उसके बाद भीतरकनिका, भीतरकनिका बहुत जरूरी है। देखो भीतरकनिका जो है, यहाँ पे दो नदियां बहती हैं, ब्राह्मणी और बैतारनी। एक नदी है ब्राह्मणी और एक है बैतारनी नदी, और ये फेमस है। यहाँ पे मगरमच्छ मिलता है, और मगरमच्छ भी भारत में तीन तरह के होते हैं, तो मैं आपको इनके बारे में थोड़ा आइडिया देता हूँ। मगरमच्छ तीन तरह के कौन से होते हैं भारत में? जो मगरमच्छ होते हैं, एक तो होता है जिसका नाम ही है मगर, उसको बोलते ही है मगर, ठीक है। दूसरा है घड़ियाल, और तीसरा है एस्ट्यूराइन क्रोकोडाइल, जिसे साल्ट वाटर क्रोकोडाइल बोलते हैं क्योंकि ये नमकीन पानी में रहता है। तो जो एस्ट्यूराइन क्रोकोडाइल है या साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, वो सबसे ज्यादा पूरे भारत में भीतरकनिका नेशनल पार्क में मिलता है। और भीतरकनिका मैंग्रोव जो है, यहाँ पे एक तो भीतरकनिका नेशनल पार्क आता है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, इसके अलावा यहाँ पे गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आती है। और गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसके लिए फेमस है? कछुए के लिए, जिसको बोलते हैं ओलिव रिडली कछुआ। ये बहुत ही छोटा कछुआ होता है, ओलिव रिडली टर्टल। और उड़ीसा में कोई भी जब स्पोर्ट्स इवेंट होता है तो आप देखेंगे उसका शुभंकर बनता है ओलिव रिडली टर्टल, ठीक है ना, ओलिव रिडली टर्टल। तो गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो बीच है, गहिरमठ बीच भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, वहां बीच पे अंडे देते हैं ये ओलिव रिडली टर्टल, मास नेस्टिंग करते हैं, यानी बहुत बहुत लाखों की संख्या में ये जो कछुए हैं बीच पे अंडे देते हैं। एक और बीच है वहां पे, ऋषि कुल्या बीच जिसे बोलते हैं, तो ऋषि कुल्या बीच पे भी ओलिव रिडली टर्टल आपको मिलेंगे। तो दो जगह मिलेंगे, गहिरमठ और ऋषि कुल्या, ये भी पूरा पूरा आपको ध्यान रखना है। तो भीतरकनिका नेशनल पार्क और गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों हैं भीतरकनिका मैंग्रोव्स में। और मैंग्रोव है ये, आप जानते हैं मैंग्रोव पेड़ आप जानते हैं किस तरह के होते हैं, नमकीन पानी में होते हैं। तो साल्ट वाटर क्रोकोडाइल मिलता है, और पूरे भारत में सबसे ज्यादा और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल यहां मिलता है। इनफैक्ट सबसे बड़े क्रोकोडाइल होते हैं तीनों में, मगर, घड़ियाल और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल में सबसे बड़े जो होते हैं वो यही होते हैं। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भीतरकनिका बहुत इंपॉर्टेंट है। गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे है और भीतरकनिका नेशनल पार्क है। अच्छा, अब ये उड़ीसा में ये भी मिलते हैं क्या? क्या घड़ियाल और मगर भी मिलते हैं? हाँ मिलते हैं। घड़ियाल वैसे उड़ीसा में मुख्यतः एक ही जगह मिलते हैं, और वो है सतकोसिया में। सतकोसिया टाइगर रिजर्व भी है, तो वहां पे घड़ियाल भी पाए जाते हैं। और मगर उड़ीसा में एक ही जगह मिलता है, जो है घोड़ाहाड़ा। जगह को बोलते हैं घोड़ाहाड़ा, GHODA घोड़ाहाड़ा, HADA घोड़ाहाड़ा। तो यहाँ पे मगर भी पाए जाते हैं। बाकी भारत में घड़ियाल और भी जगह मिलते हैं, जैसे जो बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जैसे नेशनल चंबल सेंचुरी है, वहाँ मिलते हैं। कई जगह कटरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो उत्तर प्रदेश में, वहाँ मिलते हैं। तो घड़ियाल भी काफ़ी जगह पाए जाते हैं। चलिए अब हम आते हैं पंजाब। पंजाब में बस आप नाम याद रख लो, कोई बहुत ज़्यादा वैसे नहीं पूछते हैं, लेकिन पंजाब में पहले 3 वेटलैंड होते थे। अब देखिए कितने सारे हो गए हैं, क्योंकि ये 3 नए बने हैं, 3 पहले थे, 6 हो गए हैं। तो यूपी के बाद सबसे ज़्यादा वेटलैंड यहीं पे हैं। तो इनके बारे में आपको एक एक लाइन बता देता हूँ। कंजली की बात करते हैं। कंजली वेटलैंड जो है ये कपूरथला में है, इसमें ब्यास का पानी आता है कंजली वेटलैंड में। फिर है हरिके वेटलैंड। यहाँ हरिके वेटलैंड जो है, ये हरिके गांव का नाम है। यहाँ पे ब्यास और सतलुज नदी जो है, दोनों का पानी आता है, दोनों मिलती हैं नदियां, ब्यास और सतलुज। और ब्यास और सतलुज नदियां जो है, ये सिंधु की सहायक नदियां, इंडस की। फिर ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व है, ब्यार संरक्षण रिजर्व जो है ब्यास नदी में ही है। और यहाँ पे एक ऐसा जानवर मिलता है जो पूरे भारत में कहीं नहीं मिलता, जिसको बोलते हैं इंडस डॉल्फिन। एक विशेष तरह की डॉल्फिन भारत में सिर्फ ब्यास नदी में पाई जाती है। यहाँ पे ब्यास शहर भी है, काफी फेमस है। ब्यास शहर जो है आध्यात्म के लिए भी फेमस है, अमृतसर के पास है यहाँ पे। फिर केशोपुर मियाँ कम्युनिटी रिजर्व है, केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, और ये भी पंजाब में, बस आप नाम याद रख लो। रोपड़ है, रोपड़ वेटलैंड भी इंपॉर्टेंट है, सतलुज नदी का पानी इसमें आता है रोपड़ वेटलैंड में। और फिर है नांगल। नांगल आपने भाखड़ा नांगल सुना है? भाखड़ा नांगल बांध, तो बस ये कुछ नहीं है, नांगल बांध ही है ये। नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये है। यहाँ पे नांगल जो बांध है उसी का पानी है, उसी में जो जानवर वगैरह हैं, जो पक्षी वगैरह आते हैं, तो उसी को नांगल वन्यजीव अभयारण्य कहा जाता है। तो ये है पंजाब में 6। उसके बाद बात करते हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट पे आ जाते हैं। मणिपुर, त्रिपुरा, असम। नॉर्थ ईस्ट में 3 है। तो सबसे पहले लोकटक झील। देखो लोकटक झील जो है ये, इसमें तैरते हुए, मैं ध्यान दीजिए इस बात पे, तैरते हुए इस तरह की चीजें मिलती है। इन्हें फुमड़ी कहा जाता है, PHUMDI, फुमड़ी, यानी तैरती हुई जो वेजिटेशन है यहाँ पे, तैरती हुई वेजिटेशन, ऑर्गेनिक कंटेंट जो होता है उसे फुमड़ी कहा जाता है। उसके लिए फेमस है लोकटक झील। और यहाँ पे भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जिसे बोलते हैं कीबुल लमजाओ। कीबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ये यहीं पे है, लोकटक झील में ही, और ये तैरता हुआ नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। लोकटक झील आपको बता दूं पूरे नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की, यानी कि फ्रेश वाटर की, लोकटक झील। फिर रुद्रसागर झील है, ये पिछले साल न्यूज में आई थी 2019 में, क्योंकि यहाँ पे बतख छोड़ी गई थी पानी को साफ करने के लिए। ये जो महल देख रहे हो आप, इसको नीर महल बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। नीर महल पूरे त्रिपुरा का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट है, और ये रुद्रसागर झील के बीच में है नीर महल। महाराजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर का महल है ये, जिनके नाम पे अगरतला का एयरपोर्ट रखा हुआ है।
फिर असम में आते हैं। असम में दीपोर बिल जो है ये असम में है, कमरूप जिले में आता है ये, कमरूप जिले में। तो ये है नॉर्थ ईस्ट में 3 रामसर साइट। हिमाचल में देख लेते हैं। हिमाचल में रेणुका, आपने रेणुका मंदिर सुना होगा, ये मंदिर है रेणुका मंदिर। रेणुका जी त्योहार लगता है हिमाचल में, तो वो यहीं लगता है, रेणुका झील में लगता है। और बस आप याद रख लो कि रेणुका झील जो है यहाँ पे रेणुका जी त्योहार लगता है। और जो है ये सिरमौर जिले की बात हो रही है। वैसे रेणुका झील की एक बात और भी है इंपॉर्टेंट कि रेणुका कौन थी? रेणुका भगवान परशुराम की माता जी थी। ऐसा माना जाता है भगवान परशुराम का जन्म यहाँ पे हुआ था, ये इस जगह पे हुआ था जहां मंदिर बना दिया है। और भगवान परशुराम विष्णु के छठे अवतार थे। विष्णु के 10 अवतार हैं, 10वां धरती पे भी नहीं आया है, 9 आ चुके हैं, तो छठे अवतार परशुराम थे। चंद्रताल झील है, चंद्रताल भी पूछ सकते हैं, लाहौल स्पीति में है ये। और इसमें चंद्र बेसिकली नदी का नाम है जो चेनाब की सहायक नदी है, तो ये याद रखिए। पोंग डैम, ये इंपॉर्टेंट है, महाराणा प्रताप सागर बोलते हैं इसे, महाराणा प्रताप सागर बोलते हैं पोंग डैम को। और ये कांगड़ा में आता है, ब्यास नदी का पानी इसमें है। तो ये है हिमाचल के 3 रामसर साइट। तो हमने सारे कवर कर लिए पूरे 37 के 37, ठीक है। अब हम काफी कॉन्फिडेंट हो गए हैं। और ये मैप है पूरा, आप एकदम डिटेल्ड मैप है। आप ब्लैक एंड व्हाइट या कलर जो भी आपको प्रेफरेंस आपकी है उस हिसाब से रिवीजन कर सकते हैं। रामसर साइट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉन्फिडेंस के लिए भी। अब आपको लेकिन सब कुछ पता है रामसर साइट के बारे में। रामसर साइट होती क्या है, रामसर का मतलब क्या है, वेटलैंड क्या होते हैं, पीटलैंड क्या होते हैं, सब कुछ डिटेल में हमने पढ़ा इस वीडियो के अंदर। कोई भी डाउट हो आप मुझे सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे मैं काफी एक्टिव हूँ, वहां मुझसे आप डाउट पूछ सकते हैं। तो रामसर साइट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम एंड आई होप यू एंजॉयड द टॉपिक। तो अब मिलेंगे। यहाँ पे टेबल भी बना दिया, टेबल में सब कुछ लिख दिया है मैंने, कौन सा कहाँ है, किस साल में बना, और वो सब कुछ लिख दिया है। टेबल से भी आप रिवीजन कर सकते हैं, आपके पीडीएफ में आपको वो मिलेगी। सो ये था हमारा वीडियो, मिलते हैं फिर स्टैटिक जीके के एक और अध्याय में। देखते रहिए स्टडी IQ ऐप स्टैटिक कोर्स।